बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या है और हम मुख्तलिफ बॉडीज के अंदर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे और फिर उसी के साथ हम गाज़ेस लॉ की भी बात करेंगे। उसके बाद फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या चीज है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर नंबर 9 हो गया आपका, और इसमें बात करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है, इस कंसेप्ट को कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स का लफ्ज निकला है फ्लो से, किसी जगह से पास करना, किसी चीज का फ्लो करना, किसी चीज का। और ये आम तौर पे हम लोग जो फ्लक्स होता है ये दो किस्म का डील करते होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कि वो सीन फ्लक्स कहलाता है, और एक ऐसा होता है जो बेटा अनसीन होता है। ये जो सीन फ्लक्स होता है ये वो है कि जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पानी है, एक बारिश का पानी हो गया, दरिया का पानी हो गया, नहर का पानी हो गया। अगर वो ऊपर से कवर नहीं है, हम उसको देख सकते हैं, तो वो कहलाता है सीन फ्लक्स। और एक होता है अनसीन, जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती। जैसे मिसाल के तौर पे वही पानी अगर एक पाइप के अंदर से गुजर रहा हो, तो हमें नहीं पता कि अंदर क्या सूरत हाल होगी उसमें, हम सिर्फ उसको बाहर आता हुआ देख सकेंगे। या फिर एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आपके पास होता है, वायर के अंदर चार्जेस, वो भी हमें नजर नहीं आते, तो ये कहलाते हैं अनसीन फ्लक्स में। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फ्लक्स का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है या किस तरीके से और है, मैं कोशिश करता हूं एग्जांपल देने की। इसको ऐसे समझ लो कि मिसाल के तौर पे आप लोगों का घर है, उस घर में एक विंडो है, खिड़की है। ये अगर खिड़की हो गई आपके घर की, आप ये चाहते हो कि उसके अंदर रूम कूलर लगाते हो उस खिड़की के बाहर, तो आपने क्या किया, यहां उस कूलर को फिट कर दिया। अब लाजमी बात है इसके आगे जो फैन वगैरह लगा होगा उससे हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगी, आपके रूम में आएगी। तो अब वो डिपेंड करेगा कि अगर आप इसके आगे से ये जो जगह है जहां उसका इधर कहीं फैन वगैरह इधर लगा होगा, आप इस जगह को अगर क्लोज रखो, इसको भी क्लोज रखो, सिर्फ ये जगह ओपन रखो, इसी तरीके से, और फिर यहां से आपके पास जो हवा है वो आपके इस रूम के अंदर इंटर हो, तो अब वो हवा जो है, एयर जो आएगी,
वो जो आप तक पहुंचेगी, आपके कमरे में आएगी, उसकी एक अपनी स्पीड होगी कि आया वो कितनी स्पीड से वहां से आ रही है। और यानी आप कह सकते हो वेलोसिटी पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी स्पीड से उधर अंदर इंटर हो रही है, आ रही है। और वो जो हिस्सा है आपका, जो आपने वहां एक सुराख सा किया हुआ है, उसमें से उस सुराख का एरिया कितना है। अगर तो वो एरिया आपका इतना बड़ा है तो इस हिसाब से आपकी तरफ एयर पहुंचेगी। और अगर आपने उसको, उस होल को जो आपने खिड़की के अंदर किया है बहुत छोटा कर दिया है, तो फिर जो एयर होगी वो अपनी उसी हिसाब से, यानी डिपेंड अपॉन एरिया के लिहाज से भी वो क्या करेगी, वो यहां आएगी। और आप यहां देख सकते हो कि अगर हम ये सुराख यहां ना करें, इसके बजाय यहां कर दें, तो एयर जो होगी वो यहां से इंटर नहीं होगी, यहां से कहीं से वो क्या होगी, इंटर होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो एयर आ रही है, वो जो हवा आ रही है, वो क्या करेगी, वो अपनी कोई डायरेक्शन भी लेके आएगी। एक और एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। इसको ऐसे समझो कि आपके घर में एक पाइप है पानी का। उस पाइप के अंदर से, ये वो पाइप है पानी का, इसके अंदर से, यहां से पानी आ रहा है। तो ये जो पानी आ रहा है यहां से, इसका फ्लो हो रहा है, और यहां से बाहर से, इसका ये एंड है, यहां से बाहर वो निकल है। तो ये जो पानी आ रहा है यहां, ये पानी डिपेंड करेगा किस चीज पे। एक, कि आया ये जो पाइप है अंदर से, ये आपके पास इसका एरिया कितना है, दूसरे लफ्जों में कितना ज्यादा एरिया है। ये बहुत ज्यादा एरिया होगा तो लाजिम बात है कि वो आपके पास उतनी ही ज्यादा तादाद में आएगा। और अगर इसका एरिया कम है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहां से मैं इसको आगे से ऐसे पिचक देता हूं, इधर से फोर्स अप्लाई करता हूं, इधर से भी, तो अब इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो अब जो इसकी तादाद आएगी, यहां से जो पानी गुजरेगा, वो उसकी जो तादाद होगी, क्वांटिटी जो होगी, जिसको हम बाद में फ्लक्स में इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं, ये कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया जो है वो हमने कम ज्यादा कर दिया है, यानी उस पर भी फर्क डालेगी। और साथ ही साथ अगर यही पानी, क्योंकि ये इस तरह सीधा आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ कभी भी नहीं जा सकेगा, ये इधर ही आएगा, इस साइड पे ही आएगा, ये इधर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट हो गया। एरिया भी आपके पास है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट है। अब ये डायरेक्शन रख रहा है। अब इसको ऐसे समझे कि हमने अब आगे क्या किया, यहां एक टैंकी बना दी, इस टैंकी के अंदर ये आके पानी स्टोर हो गया इसके अंदर। अब ये जो पानी इसके अंदर स्टोर हुआ, अब क्या इस पानी की उसके बाद कोई डायरेक्शन रही? नहीं। ये तो कितना स्टोर्ड हुआ, जितना इसका वॉल्यूम है उस टैंकी का, उतना स्टोर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपकी वही डायरेक्शनल क्वांटिटीज जो है वो चेंज हो गई हैं। किसके अंदर? एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर, सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर चेंज हो गई हैं। बिल्कुल बेटा, यही कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ होता है। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी क्या होता है कि आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और वो आके एक सरफेस के साथ लिंक्ड करती हैं, उस सरफेस के साथ लिंक्ड करती हैं। लिंकिंग होना लाजमी है, उसके साथ लिंक जरूर करनी चाहिए। तो वहां क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो सरफेस के साथ लिंक करती हैं, और जब वहां से वो बाहर आती हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो जो लिंक करके बाहर जो आ रही हैं, हम उनकी क्वांटिटी को, हम उसकी नंबरिंग को गिन सकते हैं कि जी यहाँ कितनी इस सरफेस के साथ लाइनें लिंक हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट कर सकते हैं कि जी इसमें इतना फ्लक्स है, यानी वो फिर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो फिर डायरेक्शन नहीं आएगा। यानी शुरू में उसने डायरेक्शन रखी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो गया, बाद में वो स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी आता हूं उस पर भी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास करना एक एरिया के अंदर से, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका क्लासरूम है, आपका घर है जैसे। अब आप लोगों में से आप अपने घर के कई बंदे उसे कमरे में बैठे हुए हो, तो अब क्या है कि आपने उस कमरे से निकलना है। तो आपने देखा होगा कि उस कमरे से निकलने के लिए आपने एक रास्ता, एक दरवाजा बनाया हुआ है, और वो दरवाजा जो है वो एक एरिया रख रहा है, और फिर आप लोग उसी दरवाजे में से पास करके बाहर जाओगे, उसी को मतलब कि क्रॉस करके बाहर जाओगे। ये नहीं है कि आप खिड़कियों में से जाओ बाहर, तो आप उसी दरवाजे में से जाओगे, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। और फिर आपकी जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरीके से आपने अपने दरवाजे को डिजाइन किया होता है कि जिस तरीके से आप आसानी से उसमें से गुजर सकते हो। तो अब जो आप लोग उसमें से पहले एक एक बंदा करके गुजर रहा है, अब अगर उधर ही से तीन तीन चार चार बंदे करके गुजरे तो हम इस चीज को, अब है तो वही चीज, उसी एरिया में से गुजर रही है, लेकिन अब क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, तो इसको स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई है, तो इसको हम लोग उसकी इंटेंसिटी कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी मुराद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से होगी, जो कि लिंक करेगी किसी भी एक सरफेस एरिया के साथ, किसी भी एक एरिया के साथ, और उनका जो आपस में प्रोडक्ट है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी पास कर रही होंगी किसी भी एक सरफेस एरिया के साथ के अंदर से, उसको हम लोग नाम देते होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी अमाउंट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। अभी आपको मैं समझा देता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी। तो इसको हम लोग अगर लिखें, कई डेफिनेशन है इसकी, लेकिन जो कुछ डेफिनेशन जो हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप इसको क्या कहोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to a surface area, to a surface area is a quantity formed by, is a quantity measurable, जिसको आप लोग कह रहे हो, formed by इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा था, इंटेंसिटी E and area
normal to it and area normal to it, ये हो गया A, such that flux linked to it, such that flux linked to a surface area is E डॉट ए। देखो जो बातें मैंने की उनको मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी जो भी सरफेस एरिया के साथ जो लिंक्ड होता है वो क्या कहती है या वो क्या कहलाता है, ये वो क्वांटिटी होती है जो कि फॉर्म करती है कौन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो, यानी चार्जेस से जो निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गई, और एरिया जो उसके नॉर्मल अगर आप लोग रखते हो, ये क्यों मैंने नॉर्मल का लफ्ज किया, क्योंकि वहां आप लोग इसको वेक्टर एरिया ए कहते होते हो। वेक्टर एरिया ए क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है, इसलिए मैंने यहाँ लफ्ज वेक्टर एरिया ए के बजाय एरिया नॉर्मल टू इट ए कह दिया। और यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, ई डॉट ए हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूं डायग्राम बना के भी। अब अगर हम लोग ऐसे करें कि इसकी अमाउंट को, ये जो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, इसको अगर काउंट करना चाहें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लेते होते हैं। बताया वो कैसे, मिसाल के तौर पे अब मैं पहले इसको इस तरीके से करता हूं कि हमारे पास एज्यूम करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसकी डायरेक्शन ये है, ये देखिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इनको मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म है, एक बड़ी छोटी तो मैंने बना दी, लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये याद रखो, ई की डायरेक्शन ये होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको कहा कि मैंने इसमें क्या किया, एरिया प्लेस किया, तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे एक सरफेस को यहां प्लेस कर। अब क्या होगा कि मैंने इस सरफेस को, इस एरिया को यहां मैंने प्लेस कर दिया, ये आपका ए हो गया। अब आप अगर यहां देखो तो यहां कितनी लाइनें जो हैं वो आपके पास इसके अंदर इसके साथ टच कर रही हैं, तो आप देखो यहां एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, ये 11 लाइनें यहां टच कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां इस सरफेस के अंदर से 11 लाइनें जो है वो पास कर रही हैं। तो अगर मैं इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स मेरा क्या कहलाएगा, फ्लक्स को लिखूंगा इंटेंसिटी ऑफ ई, इंटेंसिटी ऑफ ई इनटू मल्टीप्लाई बाय आगे एरिया लिंक्ड, एरिया लिंक्ड जो है वो इसके साथ, यानी दूसरे लफ्जों में लिख सकता हूं ये जो फ्लक्स पास कर रहा है ये ई इंटू ए के बराबर आ गया आपके पास, ई इंटू ए के बराबर ये आ गया आपके पास। और ये भी याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये दो चीजें तो वेक्टर हैं लेकिन इनके दरमियान में आता क्या है, मैं यहां ही लिख देता हूं, इनके दरमियान में हमेशा डॉट आता है होता है, इनके दरमियान में हमेशा डॉट आता होता है, ये ई डॉट ए होता है। लेकिन अगर आप यहां नहीं लिखना चाहते, इसको डॉट में ही लिखना चाहते हो,
तो वो भी मैं बाद में लिख देता हूँ, इसको भी आप E इंटू ए ही समझ लो, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास E A ही होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्टेड करता हूँ मित्रों। अब मैं ये करता हूँ, इस सरफेस को यहां लेके आ जाता हूँ, इस एरिया को चेंज करता हूँ। ये देखो थोड़ा सा मैंने इसको आगे रोटेट किया होता है, तो कितना रोटेट किया, ये एंगल थीटा रोटेट किया। अब यहां से इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से मैं क्या करूं, एक इसके ऊपर यहां एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं, और ये अगर एंगल थीटा है तो आपको पता है ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अगर देखो तो कितनी लाइन है इसके साथ, कितना अब इसमें से फ्लक्स पास कर रहा होगा, ये जो एंगल इसके साथ बना है, क्योंकि ए एरिया है, ये इसकी पहली डायरेक्शन, ये दूसरी ए एरिया, ई अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या कहलाएगा, ई ए, या इनको सिंपल ए कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ए कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ए कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा। तो ये ए कॉज थीटा कहलाएगा आपके पास। तो अब सेकंड का अगर मैं फ्लक्स लिखूं इसका, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस पार्ट में से जो फाई ई है वो है ई ए कॉज ऑफ थीटा, ये फ्लक्स पास करेगा पुत्र। यानी अब आप ये भी देख सकते हो कि ये जो ई ए कॉस थीटा ये कम हो गया है, क्योंकि पहले 13 लाइनें थी, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें अब क्या कर रही हैं, इसके साथ ज्वाइन कर रही हैं। अगर पहले 11 थी तो अब 8 हो गई हैं। दूसरे लफ्जों में मैंने 13 पहले कह दिया, लेकिन उससे मुराद ये थी पहले ज्यादा थी, अब कितनी हो गई, अब वो ये नहीं है, ये कॉस थीटा हो गई है पुत्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी वैल्यू जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है वो डिपेंड करती है थीटा पे भी। उस सरफेस को रोटेट करना उसकी अपनी डायरेक्शन पे भी वो डिपेंड करती है। इसीलिए पुत्र देखिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको लिख सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो आपके पास कितना है, कि वो ई डॉट ए के बराबर होता है पुत्र। लेकिन ये तो उस वक्त था कि जब हमारे पास जो सरफेस थी वो एक रेगुलर पैटर्न में थी, वो एक यूनिफॉर्म सरफेस आप लोग कह सकते हो, उस तरीके से डिवाइड की हुई थी। लेकिन अगर आपकी यही सरफेस आपकी वो यूनिफॉर्म ना हो, बल्कि खुरदरी वगैरह हो, खुरदरी से मुराद ये है कि अनबैलेंस सरफेस हो, वो स्ट्रेट ना हो, तो फिर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मैं अभी इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखता हूं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए, तो जिसको जो भी आसान लगे। अगर ऐसी कोई सरफेस हो, ये देखो, तो अब इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, तो फिर अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो फिर हम उस पर क्या इक्वेशन लगाएंगे, क्या हम ई डॉट ए लगाएंगे, तो नहीं, ये नहीं हो सकता, हम ई डॉट ए डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, हर अब हम इसको छोटे छोटे ऐसे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, ताकि वहां उधर देखेंगे कि आपका एरिया की क्या डायरेक्शन है, और वहां देखेंगे आपकी ई और ए के साथ एंगल को देखेंगे कि वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो, अगर इस टोटल सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हम फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन, और बाज़ वो गाउस लॉ में आएगा, आगे बताऊंगा कि ये क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, वो बात की बात। तो ये जो होगी, ये पूरी सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एरियाज के अंदर, यानी ई इंटू डी ए, ई डी ए कॉज ऑफ थीटा लिख लोगे इसको। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन कहलाएगी, ये वाली। ये देखो, आपने अपने एरिया को क्या किया, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे फिर पैच करेंगे और उनमें डिवाइड करके एंड पे क्या करेंगे, उन सब का सम ले लेंगे, और उससे हम लोग अपना क्या करेंगे, ये टोटल एरिया निकाल लेंगे पुत्र यहाँ।
और उसको फिर सबको जब सम करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास उस सरफेस का आ जाएगा होता है कि वहां से कितना फ्लक्स पास कर रहा होता है। फिर यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आमतौर पे इसको लिखते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ electric field intensity E and वेक्टर एरिया ए, बाद का यूनिट वेक्टर एरिया भी लिखते हैं। अच्छा, वेक्टर एरिया ए इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज ए scalar quantity and its SI units are कितने क्या होंगे इसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ये इसके SI यूनिट होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते होता है। और फिर यही मैंने क्योंकि बात की कि क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको गिन सकते हो, तो आपने देखना हो कि कहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फ्लक्स है वो ग्रेटर है, कहाँ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वीकर है। तो वो डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी भी सरफेस से बाहर निकलना, या वहां अगर कोई और चार्ज वगैरह है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सारा ये करते ही चार्जेस पे है, चार्जेस के बगैर ये नहीं करता। और बाकी क्वांटिटीज भी हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्योंकि ई का लिंक आपका चार्ज के साथ है, फिर एरिया पे भी डिपेंड करता है, फिर थीटा पे भी डिपेंड करता है कि आया आपने जो सरफेस है उसके सरफेस को किस तरीके से, जिस सरफेस के साथ लिंक कर रहे हो आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, उसको किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, वो मुराद मेरी वहां थीटा है। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसमें इतनी कोई वो खास बात नहीं थी। हाँ, जब गाज़स लॉ की बात करूंगा तो बाकी जो चीजें रह जाएंगी या जो चीजें होंगी वो वहां डिस्कस करूंगा। अब मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि आप लोग ऐसे करो कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, एक क्यूब में से एक क्यूब पड़ा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी वो दे रहा है, और हमें कहा जाता है उस क्यूब में से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालो। तो आया हम उसको कैसे निकालेंगे वो मैं एग्जांपल यहाँ अभी कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस तरीके से निकालना पड़ेगा। वहां मैं उसकी बात यहाँ कर देता हूँ। तो अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए एक क्यूब के अंदर से। तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, एग्जाम्पल है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूबिक सरफेस। ठीक हो गया, हमें ये निकालना है। अब देखो बड़े ध्यान से इसको समझना होता है। ये क्यूब है, अब पता नहीं मुझे 3 डायमेंशन आता भी है कि नहीं, कोशिश कर रहा हूं इसको बनाने की। ये देखो ये क्यूब हो गया आपके पास। अब आपके पास ये क्यूब, अब इसमें ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका अलोंग वाई एक्सिस और ये आपका जी एक्सिस है। ठीक हो गया। और इनमें जो लेंथ है, यानी जो ये साइड है ये एल के बराबर है, ये जो साइड है ये भी एल के बराबर है। हमें इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। देखो मतलब अगर आपने देखी हो छिक्के की,
वो जो लूडो खेलती हो उसकी गोटी देखी हो, बिल्कुल यही समझो ये वही है। अब अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर छिका क्यों कहते हैं, 6 फेसेस वाला होता है वो। यानी कि देखो यहाँ तो मुश्किल है बनाना, एक ये फेस इसका, एक ऊपर वाला फेस, सेम एक उसके नीचे वाला इधर फेस आएगा, 3 फेस ये होंगे, एक इधर उसके सामने वाला फेस 4, एक उधर इसके सामने वाला फेस 5, और एक इसके सामने वाला फेस, वहां 6 फेस होंगे पुत्र आपके पास। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, कि मेरे कहने का ये मतलब है कि उसके आपके पास 6 फेस होंगे पुत्र। अब वो 6 फेस जो है वो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक एक साइड, एक दूसरी साइड, एक राइट और एक उसके बिल्कुल लेफ्ट पे, 6 फेज होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें उन 6 फेजेस को, हमें उनके उन 6 फेजेस को क्या करना है, वो वहां से फ्लक्स को निकालना है कि उनके उन 6 फेजेस से कितना फ्लक्स मतलब के बाहर निकलेगा होता है। तो इसके 6 फेजेस हमने काउंट करने हैं। और यहाँ उसने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये डायरेक्शन आपकी किसकी है, ये डायरेक्शन आपकी ई की है, ये उसने हमें बताया होता है। तो अब देखो, और यहाँ हम ये भी एज्यूम करें कि ये हम यूनिफॉर्म यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। अब मैं उसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हमें पता है फाई किसके बराबर होता है, ये क्लोज सरफेस हो गई, ठीक हो गया, ये आपकी सरफेस हो गई, और ये हो गया आपका ई डॉट डी इंटू ए, या इसको आप लोग सिंपल ए भी कह सकते हो। तो ये ई डॉट डी ए हो गया, मैंने कॉस थीटा को खत्म करके डॉट लगा दिया। तो यहाँ इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि ये टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस। तो जब ये टोटल सरफेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, हर एक सरफेस पर ऊपर इस फ्लक्स को फाइंड करना है। हमें हर एक सरफेस को देखना है कि आपके पास हर एक सरफेस में किस तरीके से ये फ्लक्स जो है उसका वो हमने निकालना है। यानी आप कह सकते हो ये जो टोटल इंटीग्रल है इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो आपके पास है ये वाला, जिसको आप ई डॉट डी ए कह रहे हो, ये जो है ये आपके पास किसके बराबर है, ई इंटू डी ए पहली सरफेस प्लस ई डॉट डी ए दूसरी सरफेस प्लस ई डॉट डी ए तीसरी सरफेस प्लस ई डॉट डी ए चौथी सरफेस प्लस ई डॉट डी ए पांचवी सरफेस और ई डॉट डी ए छठी सरफेस। ये 6 सरफेसेस को हमने क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया पता है। और इन पे ये इसलिए किया क्योंकि हमने पूरे पैच को अगर कंसिडर करोगे, अगर पूरे पैच को कंसिडर करोगे तो आपको इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उस पैच को भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे तो फिर पुत्र आप लोग इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दोगे। ये आप तक है कि आप आया इस एक पैच को, ये जो एक पैच है जैसे मिसाल के तौर पे ये है आपके पास, अब इस पूरे पैच को अगर कंसिडर एक ही करना चाहो तो फिर आपको इंटीग्रेशन साथ लगाने की जरूरत नहीं होती पुत्र, फिर हमें इस इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है पुत्र। तो लेकिन अगर आप इस पैच को भी छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो फिर आप लोग क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप क्योंकि आपका टोटल सम ये होना चाहिए वो इन सारों की क्या होगी, एडिशन के बराबर होगा पुत्र। तो अब ये आपकी अभी मेन इक्वेशन बनेगी पुत्र, ये आपकी मेन इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस ही को चलो मैं पहली मान लेता हूँ, इसको दूसरी, इसको तीसरी, ये जो आपके पास ये जो तीसरी, इसी तरीके से चौथी, ये पांचवी, तो ऐसे उस साइड वाली मेरे पास छठी सरफेस होगी। अब देखो जो सरफेस मेरे पास ये है ये वाली, तो इसमें अगर देखो तो मैं अगर इसको एक ही सरफेस मानूं तो ये पूरा यूनिट एरिया हो गया मेरे पास।
तो इस सरफेस में ई की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर ये ऐसी सरफेस है ना, इस तरीके से है, तो इस पे जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब है यहाँ DA1 की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वो भी एरिया की डायरेक्शन उसी तरफ है पुत्र, एरिया भी उसी डायरेक्शन में है। तो मैं अगर लिखूं तो मैं E.DA1 को लिख सकता हूं ना, क्योंकि E यूनिफॉर्म है, E/DA1 cos ऑफ थीटा, और थीटा इनके दरमियान में कितना है, ये आपके पास 0 डिग्री है, तो E/DA, DA मीन एरिया, जो छोटा एरिया है उसका, DA। अब cos 0 1 होता है, तो ये जो DA है, अब ये आपकी मर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया मित्रों, क्या आप इसको इंटीग्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू करो, या पुत्र इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व करो, आपकी मर्जी। तो एरिया अगर इसका देखें तो हमें पता है कि उसकी एक साइड की लेंथ L के बराबर है, इस साइड की भी लेंथ उसकी कितनी है, L के बराबर है। तो एरिया अगर मैं निकालूं तो दो साइडों को मल्टीप्लाई करूं, टोटल एरिया जिसको आप लोग कहते हो उसका, DA मीन टोटल एरिया। यहाँ तो वो एक छोटे एरिया का मतलब वही होगा कि उस छोटे पैच का एरिया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपकी अपनी मर्जी, कि आप अगर इसके साथ इंटीग्रल लगाना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप तक कि आप उसकी सरफेस को कैसे एज्यूम कर रहे हो पुत्र, आप उसकी सरफेस को किस तरीके से एज्यूम कर रहे हो पुत्र। तो ये देखो, मैं इसको S1 कह देता हूं, ये S1, S2, S3, S4, S5 और S6 का। तो ये S1 देखो, अगर E है तो ये देखो ये S1 टोटल एरिया, तो हमें पता है लेंथ इंटू लेंथ L स्क्वायर हो जाएगा, E इंटू L स्क्वायर कहलाएगा। एरिया, एरिया उसकी एक लेंथ और दूसरी लेंथ L स्क्वायर हो जाएगी, क्यूब है ना आपके पास पुत्र। और सिमिलरली अगर इस फेज का ये है तो इसके बिल्कुल पैरेलल सामने है, तो वहां अगर देखोगे आप लोग, मतलब एक तो ये फेज है, अगर तीसरे फेज पे देखोगे तो तीसरा फेज आपको ये जो मिल रहा है उसमें E इधर है, लेकिन उस सरफेस का एरिया जो है, वो जो वेक्टर एरिया A जिसको कहते हैं, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो वो जो सरफेस है मैं यहीं लिख लेता हूं, वो जो सरफेस आपके पास, ये तो आपके पास आ गई S1, तो सिमिलरली जो S3 होगी मैं यहां लिखता हूं, इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। ये तो S1 हमें पता चल गया कि S1 के तरह की, S1 हमने ढूंढ लिया। फॉर S2 थीटा कितना है, 180। इसको ऐसे पहले लिख लो ऊपर, अच्छा मित्रों, मैंने S2 बिल्कुल सामने वाली उसकी सरफेस ले ली थी पुत्र, क्योंकि पहली एक ये फेज, अब मैंने ये वाला फेज दिया था, इसको मैंने S2 का नाम दिया है। अगर मैं इसके ऊपर वाली फेज करूं, इसको मैं S3 कह देता हूं, नीचे वाली को S4 कह देता हूं। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको कैसे करूंगा, अब क्योंकि लेक्चर 40 मिनट का हो गया है, मैं यहीं से अगला लेक्चर शुरू करता हूं, बस सिर्फ 1 मिनट वेट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर यहीं से